सोशल वर्क के जितने भी पेपर कोड हैं, चाहे वो COQP11 हो या HUQP21 हो, ये दोनों हम एक एक करके सॉल्व करवा रहे हैं और आपको टाइम भी दे रहे हैं कि आप उसको आराम से अपने घर पे बैठिए और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सॉल्यूशन हो रहे हैं। थोड़ा सोचेंगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा, ये याद रखिएगा। और मैं हूं अमित सिंह आर्य। अभी रिसेंटली मैंने अपना UGC नेट एग्जाम क्रैक किया है और CUET पॉइंट, CUT PG पॉइंट, JRA पॉइंट, ये सब एग्जाम्स के हमारे अलग अलग चैनल्स हैं। जरूर सब्सक्राइब करिएगा विथ 99.565 परसेंटाइल। सो आप सबों को भी अगर इतने बेहतर तरीके से सोशल वर्क का एग्जाम निकालना है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, इन पे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैंने आपको हमेशा कहा है, कुछ बच्चों का कंसर्न आया था कि क्या सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे आप देखोगे ये तो ये 30 जून 2023 का है, ठीक है ना। इसमें ड्यूरेशन 120 है, जो कि अभी के एग्जाम के लिए 2025 में 90 मिनट्स रखे गए हैं। एक और जरूरी सूचना मैं आपको दे दूं कि ये 90 मिनट्स और क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं 75, बट क्वेश्चन 75 हुए हैं, मिनट घट गए हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कैसे। और क्वेश्चन का लेवल पैटर्न सब सेम है, ठीक है। क्वेश्चन कम कर दिए गए। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी पहले आता था। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर लैंग्वेज आएगा कि नहीं। देखो, लैंग्वेज आएगा ही आएगा। कोई भी एग्जाम देखो भाई, लैंग्वेज में ही दोगे ना, तो लैंग्वेज का टेस्ट मैंडेटरी है। तो बहुत बच्चे कहते हैं सर लैंग्वेज स्किप कर दीजिए। चलो स्किप कर देते हैं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं जहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये पूरा फुल स्क्रीन दे, इसलिए मैं कॉर्नर पे बैठा हूं और आपको कॉर्नर से खड़े होकर के सब कुछ बता रहा हूं। तो अटेंटिव होकर के समझिएगा कहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है। इसमें जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो मैथ रीजनिंग वाले सर करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको आपका जो रोल है वो प्ले करना है अच्छे से और बढ़िया से एग्जाम देना है। कोई भी चीज, सोशल वर्क में 2 पेपर कोड है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोड है, ठीक है। तो आपको दोनों प्रिपेयर करोगे। हमारी बैचेज जो चल रही हैं वो दोनों के लिए चल रही हैं और दोनों लैंग्वेज में चल रही हैं। तरह तरह के स्टडी मटेरियल आपको हम कई बार कई डेमो लेक्चर यूट्यूब पे दिखा चुके हैं। सो जरूर पढ़िए। जो भी टाइम से क्लासेज आ रही हैं, आप देखो ये सब मैथ रीजनिंग के क्लासेज हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग की जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सब करवाएंगे मैथ रीजनिंग के सर आपके, टेंशन आपको नहीं लेना है। और फर्स्ट रेलवे लाइन, आपका जो जीके जी जहां से आ रहा है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट रेलवे लाइन वेयर लेड डाउन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश गवर्नर। अच्छा, पहली बार रेलवे लाइन 1853 में डाला गया था मुंबई में, है ना। मुंबई जिसे आप बॉम्बे या जो कह लो, ठाणे जगह है, मुंबई ठाणे के बीच में, बोरी बंदर से ठाणे चलाया गया था, है ना। तो इस समय कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। और इनका एक और नीति था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये अगर किसी का वारिस नहीं होता था तो उसकी जमीन, राजघराना सब हड़प लेते थे ये, ठीक है। ये पॉलिसी इनकी थी और इन्हीं के पॉलिसी का खामियाजा अंग्रेजों को 1857 में उठाना पड़ा, जब ये बेचारे चले गए थे। मतलब खाया पिया इन्होंने और बिल फाड़ना पड़ा लॉर्ड उनके आगे वाले जो मतलब क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल थे उनको। उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो गया और वायसराय का पोस्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैच करना है आर्टिकल 14। देखो, अगर आप सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हो ना, मैं आपको हमेशा कहूंगा आप 3 से 4 क्वेश्चन, मैं नेट का भी अभी क्लियर किया हूं, आपको बता दूं, पॉलिटी का बड़ा रोल रहता है और वो पॉलिटी जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। तो फंडामेंटल राइट तो भाई ह्यूमन राइट से रिलेटेड है ही, तो इससे पूछा जाएगा आपसे। तो आर्टिकल 14, अब बताओ क्या होगा, राइट टू इक्वालिटी, सही है। आर्टिकल 22, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 22 और 19 से लेकर के 22 तक, तो आपको याद होगा। 20 और 22 का कंफ्यूजन अपने आप में दूर कर लेना, ठीक है। तो पूछ रहा है मैच लिस्ट 1 2। अब इसमें कौन किससे मिल रहा था, A1 B का 2, 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें रीट्स जो है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जारी हो सकता है। रीट्स कितने तरीके के होते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो एज ए क्वेश्चन की तरह मत लो इसको, आप एज ए क्वेश्चन बनाओ। कुछ बच्चे पूछते हैं सर मॉक टेस्ट ले लें। भैया मॉक टेस्ट से पहले कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार कम से कम कर लो, कम से कम कह रहा हूं, ठीक है। आपकी जान बच जाएगी एग्जाम हॉल में। When bullet is fired from a gun, its potential energy is converted into, bullet is fired from the gun, its potential energy is converted into काइनेटिक, मैकेनिकल, हीट और केमिकल। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो उसमें बुलेट स्थिर है तो पोटेंशियल एनर्जी है। अब उसको हिट करेंगे किसी चीज से तो भागेगा फटाक से, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया है ना। चलो मैकेनिकल जिसमें मशीन के जो एनर्जी होते हैं उनको कहते हैं व्हेन बुलेट इज फायर्ड। ये आप सोचोगे कि दोबारा क्यों दिया गया, क्योंकि इंग्लिश में मैंने डाउनलोड किया, ये हिंदी में रहता है। एक हिंदी वाले बच्चे होंगे तो हिंदी वाला भी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, ठीक है। टेलीग्राम पे कोई भी पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ मैं भेजता हूं, भेजने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको टेलीग्राम पे वो चीज मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, डेली जो करंट अफेयर्स लूंगा या जो क्लास लूंगा ना, उसमें आपको दिखा दूंगा मैं कि टेलीग्राम पे मैं ये चीज भेज रहा हूं, यहां भेजा हुआ है, और वहीं से रिवीजन आपको करवाऊंगा। सही रहेगा आपके लिए भी। The union government fixes the statutory minimum prices of sugar cane for each sugar season. Sugar and sugar cane are not essential commodities under Essential Commodities Act. देखो यूनियन गवर्नमेंट जो है ना, आपने एमएसपी सुना होगा, तो एमएसपी आता है बहुत सारे अनाज के लिए, ठीक है, और इसके लिए होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी जिसे कहते हैं शुगर के लिए। तो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस शुगर के लिए होता है, ये सही बात है। उसके बाद क्या होता है, शुगर एंड शुगर केन जो है ये क्या इसेंशियल कमोडिटीज नहीं है? डेफिनेटली है। शुगर और शुगर केन के प्रोडक्शन को इसेंशियल कमोडिटीज में ही रखा गया, तो दूसरा गलत है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन रिपीटेड है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है भाई? अब कोई भी बच्चा जो जीके जीएस या करंट देख रहा है मेरा रोज, उनको ये सब चीजें मिल ही जाएंगी कभी ना कभी। गेम्स और उनसे रिलेटेड व्यक्ति का नाम आ ही जा रहा है, तो पंकज अडवाणी इज रिलेटेड विथ बिलियर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी। अब आ जा रहा है सोशल वर्क। ध्यान से समझिए, अभी तक जो क्वेश्चन आए थे उसमें जीके, पार्ट ए में जीके आया था, ठीक है। अब सोशल वर्क के डिजिग्नेटेड क्वेश्चन आएंगे यहां से। अब आपको समझना है कि इसमें और आप में उसमें अंतर क्या है, इसके जीके में अंतर क्या है, उसके जीके में। इसलिए मैं कहता हूं कंप्लीट तैयारी करो, सभी के बदले तैयारी आप करो। तो देखो 26 नंबर क्वेश्चन आओ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिगार्ड टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। देखो हिंदी में मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हिंदी में अगर आपको चाहिए तो आप आराम से ले लो, क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में है, 1 सेकेंड, हाँ आपको दिखा दूंगा। हिंदी पेपर है ना, ये देख लो यहाँ पे है, ठीक है। इसमें हिंदी में भी आप देखो, तो बच्चों को ये डर नहीं लगना चाहिए कि सर हिंदी में नहीं है। देर से ही आए लेकिन दुरुस्त मैं लेकर के तो आ गया आपके पास, ठीक है। चलो 26 नंबर आ जाओ हिंदी में। अब देखो यहाँ लेकिन इंग्लिश में ही दिया है, यहाँ है, ठीक है। तो भारत में सामाजिक सुधार वाले क्वेश्चन है। निर्गुण और उलटबासी कविताएं बुद्ध की परंपरा से संबंधित है। निर्गुण जो थे ये कबीर की परंपरा से संबंधित है। कबीर उलटबासी गाते थे, बहता कंबल भीगे पानी कैसे बोलते थे। बाबा गुरु नानक से सामूहिक पाठशाला धर्मसभा पूजन संगत के नियमों को स्थापित किया था बाबा गुरु नानक ने, ठीक है। तो बी तो भाई सही लग रहा है, ए तो पहले गलत है, तो ए जहां जहां है उसको काट दो। इसको एग्जाम देने के टेक्निक को नोट करो। अब ए जहां जहां है वो गलत हो जाएगा। ताज की रस शाब्दिक अर्थ पत्रों का संग्रह सूफी उस्ताद अमीर हसन सिज्जी देहलवी की रचना है। सन 1400 टू 1500 में कबीर, रैदास और सूरदास भक्ति परंपरा के प्रमुख नाम रहे हैं। 1400 से 1500 में, ये सन की बात है, ठीक है। तो रैदास, सूरदास, अब बताइए भाई, अब आप कहोगे सर कौन सा हो जाएगा इसमें, तो चलो बी तो सही है, ठीक है ना। बी तो सही है, बी के साथ डी भी सही है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन लोगों का अगर इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में यहाँ पे है, डोंट वरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों करेंगे हम लोग। ऑथोरिटेरियनिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, ना जी ना। ऑथोरिटेरियनिज्म जो होता है ये पीपल्स को तो कुचलने का काम करता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ए नहीं होगा तो ए वाला जो है उसको पहले ही छाट दो। बाइलेटरल डिसेंट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेसिंग किनशिप थ्रू बोथ मैन एंड वीमेन, हाँ ये ठीक है। चलो एसिमिलेशन इज द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम पावरलेसनेस। अब एसिमिलेशन क्या होता है, जब हम किसी को एसिमिलेट करते हैं तो क्या आइसोलेशन के साथ हम किसी को आइसोलेट है कोई अगर पावरलेसनेस की कंडीशन में है तो क्या उसे हम एसिमिलेट करेंगे? ऐसा कभी सुना है आपने? बहुत कम सिविलाइजेशन में ऐसा हुआ है। अ प्री ऑक्यूपेशन विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, अ प्री ऑक्यूपेशन with rules and regulation
to the point of thwarting an organization's goal is called bureaucratic authority। चलो ये भी मान लिया भाई सही होगा, ठीक है। तो हमने देखा क्या, ए बी और डी सी दिख रहा है। charismatic authority is power legitimate through extraordinary personal abilities that inspire devotion and obedience, ठीक है। बी डी एंड ई तीनों लग रहा है सही। अब देखो यहाँ ऑप्शन देखोगे आप तो यहाँ बी एंड ई है या डी एंड ई है, ठीक है। तो यहाँ डी एंड ई मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है आपको, या बी एंड ई। बाइलेटरल डिसेंट का क्या मतलब? अच्छा हिंदी वाले बच्चों को पहले मैं दिखा दूं, हिंदी वाले देख लो, हिंदी वाले देख लो भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब होगी जब हिंदी वाले कहने लगते हैं कि सर मेरे लिए तो आप कर ही नहीं रहे हो। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अगली वीडियो कब चाहिए या अगला चीज देख लो हिंदी वाले। अब देखो बी तो सही है, ठीक है ना, तो बी या ई होगा, या फिर जब भी पहला वाला इधर सही हो जाए तो समझ लो बी एंड ई होगा। डी को हम भूल जाएंगे अभी। थ्वार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन गोल वैसे भी नहीं होगा, थ्वार्ट थोड़ी ना करते हैं ठीक है, हानि पहुंचाने के लिए थोड़ी ना करते हैं, वो लाभ पहुंचाने के लिए होता है। बॉन्डिंग और नेचुरल अट्रैक्शन अमॉन्ग ग्रुप मेंबर इज नोन एज कोहेसिवनेस, सही है। लिसनिंग इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सो जाओ लिसनिंग इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स बायोरिसेप्टर सेल्स, हाँ सही है, ठीक है। डिकोडिंग इज टॉक टेकिंग आइडियाज एंड क्यूज गिविंग देयर मीनिंग, सही बात है। डिकोड करने का ए बी सी तीनों लग तो रहा है, तीनों होगा भाई, लेकिन फिर भी देखते हैं। डिकोडिंग इज द टेकिंग आइडियाज एंड क्यूज एंड गिविंग देयर मीनिंग। एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन आर इंपॉर्टेंट मेथड इन साइको एनालिसिस। अब यहां एक चीज समझ लो आप कि आपके लिए एसेंशियल क्या है, एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन। साइको एनालिसिस के लिए ड्रीम इंटरप्रिटेशन का ठीक है रोल तो है, लेकिन एक कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट मेथड ड्रीम साइको एनालिसिस में पर्सनालिटी से रिलेटेड बातें चलती हैं। ड्रीम एनालिसिस एक अलग वो है, सॉल्यूशन है। तो आपके लिए यहाँ और ई भी देख लेते हैं। वैल्यूज आर कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड दैट प्रोवाइड बेस ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड सच एज बिलीफ इन द गॉड, ठीक है। तो वैल्यू एटीट्यूड को स्टैंड करने के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। आओ हिंदी में देख लो आप, ये सब क्वेश्चन है आपको पढ़ के करना पड़ेगा, इसलिए आप सोच रहे हो अगर कि बिना पढ़े सोशल वर्क को निकाल दें तो ये आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्लियर है। डोंट वरी गाइस, बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, उनको भी पढ़ाना है। चलो आ जाओ, तो हम देख लेते हैं। बॉन्डिंग और नेचुरल अट्रैक्शन अमॉन्ग ग्रुप मेंबर इज नोन एज कोहेसिवनेस, ठीक है, ये सही है। अब हमें देखना है भाई कि ए किसमें किसमें है। ए दो जगह है, सी एंड डी या मानेंगे या बी एंड ई मानेंगे। तो बी में बायोरिसेप्टर सेल एक्टिव होते हैं लिसनिंग में, तो ए एंड बी जब देख लिया हमने तो हमें बस ई को लेना है, यही राइट आंसर होगा। देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन उसको सही लगेंगे, लेकिन आपको वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि उनमें कौन सा सही है। और सोचो एक क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लग रहा है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। Whom among the following attained the practice of sati on the basis of both the appeals of humanitarian natural rights doctrine as well as हिंदू शास्त्र। तो कौन था जो इसके लिए अपील करता था सती के लिए? सती किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हिंदू शास्त्रों के साथ मानवतावादी और प्राकृतिक अधिकारों दोनों के ही आधारों पर सती प्रथा पर हमला किया? तो ये थे राजा राम मोहन राय। ये 12 भाषाओं के जानकार थे और इनसे कोई भी व्यक्ति ना लोकल ना नेशनल उलझता नहीं था, क्योंकि ये सब चीजों के जानकार थे, सारे धर्म ग्रंथों को पढ़े थे। तो इसकी वजह से होता ये था कि जब भी ये कोई स्टैंड लेते थे तो उसको लॉजिक से रखते थे, ठीक है। इसलिए राजा राम मोहन राय 1829 में सती के खिलाफ एक एक्ट ले आए। अब आ जाओ, एसर्शन है एंड रीजन है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, सही बात है। बट mere availability of resources in the absence of corresponding change in technology institution may hinder development, ये भी बात है। ये मान लो रिसोर्स है, वहाँ कोई टेक्नोलॉजी ही ना है तो वो क्या फायदा उसका। जैसे अफ्रीका के किसी हीरे में खादान में मतलब उनके माइंस में हीरा है कोई,
लेकिन उस जगह कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो उसको निकालेगा कैसे कोई? ठीक है, देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो रिसोर्स में तो हैं लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्ड। जैसे मैं बताता हूँ, झारखंड का झरिया है, सारा कोयला वहां से कोयला के जो कंपनी वाले हैं निकाल करके बेच दिए और उसके बाद वो अभी भी पिछड़ा इलाका है। तो दोनों सही है, बोथ हेयर एंड ट्रू, एंड दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाले बच्चे देख लो वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। Given below are two statements. Statement है, ब्रह्म समाज movement was started against social evils, customs and practices of Indian society like sasi system. It is often called Protestant movement of Indian religion and raised public opinion against practice of provision of widow remarriage. अब देखो यहाँ ये गड़बड़ है। स्टेटमेंट 1 में हिंदू रिलीजन का प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इसे नहीं कहते थे या कहते थे, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो हिंदू रिलीजन का प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, मैं भी जरा देख लेता हूं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। या यही मुझे डाउट था, क्योंकि उसे आर्य समाज को कहते थे। हिंदू का जो है आर्य समाज का, ठीक है, आर्य समाज को कहते थे। क्लियर है ना? ये 1875 में शुरू हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं होगा, पूरा तो नहीं सही है। उसके बाद है, ब्रह्म समाज मूवमेंट गिव्स सेल्फ रिलायंस एंड प्रोपेगेटेड वैदिक रिलीजन टू द पीपल। हाँ, ये सही है। सेल्फ रिलायंस की अगर हम बात करें तो एक तरीके से सेल्फ रिलायंस है। इन्होंने कहा था कि एकेश्वरवाद की पूरा करिए, वेदों की ओर लौटो, है ना, और वैदिक रिलीजन के लिए फोकस किया था। लेकिन क्या पूर्ण रूप से सही है, ये आपको ध्यान देना होगा। यहां देख लो आप, नीचे ब्रह्म समाज का प्रारंभ भारतीय समाज की सती प्रथा जैसी बुराई परंपरा के विरुद्ध किया गया था, ये ठीक है। इसे प्राय हिंदू धर्म का प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह पर मनाही जैसे रिवाजों के विरुद्ध कानून इसने बनाया था, तो बिल्कुल नहीं, पहला तो नहीं होगा, पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आ जाइए, सेकंड, ब्रह्म समाज में लोगों की आत्मनिर्भरता दी और वैदिक धर्म का प्रचार किया। तो देखो, इन्होंने हमेशा कहा है कि आप ओरिजिनल के पीछे भागो, ओरिजिनल। ठीक है, तो चलिए बताइए, दूसरे का आंसर करिए। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, बहुत इजी था ये। पहला तो मैंने बता दिया, सेकंड आपको कमेंट करना है। अब आ जाओ, फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल ऑफ सोशल वर्क सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क वाज सेट अप इन बॉम्बे बाय सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट इन 1936। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाइए आगे। दिस स्कूल इज नाउ नोन एज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। सही बात है। सर क्लिफोर्ड मैंसराड एन अमेरिकन मिशनरी वाज इन फर्स्ट डायरेक्टर हु लेटर ऑन फाउंडेड अ सेटलमेंट हाउस कॉल्ड नागपाड़ा नेबरहुड हाउस इन बॉम्बे। अब ये आपको मैं बता दूं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जब ओपन हुआ था, ठीक है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो क्या कहते हैं, जो जिन्होंने ओपन किया था, ये तो ठीक है, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की तरफ से ये शुरू किया गया था 1936 में, जिसे बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कहा गया, और इसमें बहुत सारे सुधार आए हैं। लेकिन इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे और ये कौन थे, ठीक है, ये आपके लिए पूछा जाता है। हिंदी वाले बच्चे देख लो पहले। जल्दी बताइए। ठीक है, तो इनका नाम देख लो ना, क्लिफोर्ड मैंसार्ट, ये पहले निदेशक थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है। नागपाड़ा, अगर हम लोग देखेंगे 20 स्टूडेंट, सोचो टिस में सबसे पहले 20 स्टूडेंट की शुरुआत की थी इन्होंने। और अगर हम लोग देखेंगे कि नागपाड़ा सेटलमेंट हाउस,
नागपाड़ा नेबरहुड हाउस इन बॉम्बे। ठीक है, अभी भी है ये, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सेकंड वाला तो सही है और पहला वाला भी सही है, तो दोनों इस मामले में सही है, एक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। द मोटो ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी वाज ओरिजिनेटेड, द मोटो ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ओरिजिनेटेड फर्स्ट टाइम अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडियन इंडिपेंडेंस, रशियन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट? कहां से है बताइए। हेलो, इधर बताइए कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था, फ्रांस की क्रांति से। अगर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तीन नारा दिया गया था इसमें। पंचायती राज वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड या संवैधानिकरण किया गया था पंचायती राज का, किस एक्ट के या किस बिल के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत? 42nd, 44th, 73rd या 94th? बताइए। बोलिए। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो था 73rd अमेंडमेंट एक्ट था। हिंदी वाले बच्चे तो इजी है, इसलिए मैं कह रहा पॉलिटी अच्छे से पढ़ के जाना। अगला, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। हमारे भारत के संविधान के अनुसार क्या हमारे देश के मतलब गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है? फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीन, एंड बोथ 1 and 2 देश के शासन के लिए मूल आधार है। देखो अब इसमें कहने के लिए तो आप 1 से लेकर के सब कहोगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग बात करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कितने लोगों ने मेरा पढ़ा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? और इस बार भी एग्जाम देने से पहले आपके मैं पढ़ा दूंगा। एनटीए एक बदमाशी करता है कि क्वेश्चन पेपर हमेशा लेट अपलोड करता है। ठीक है, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री की बात कर रहा है ये, समझो आप। गवर्नेंस है, राइट एंड ड्यूटी में फंसोगे तो आपको लगेगा अरे राइट तो बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार कहती है कि हम ज्यादा राइट आपको नहीं देंगे। आपका राइट है कहीं भी देश में घूमने जाना, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह रेस्ट्रिक्टेड है, अंडमान पे कुछ जगह रेस्ट्रिक्टेड है, सरकार वहां आपको आपका राइट छीन लेगी। तो वो गवर्नेंस के लिए जरूरी नहीं है, वहां फंड हमेशा एक चीज जो काम करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही कार्य करता है। समझ में आ गया? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, judicial review is the power of judiciary to examine the constitutionality of legislative enactment executive orders of both central and state governments। ये सही है। जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, देखता है कि लेजिस्लेटिव कोई बिल आ गया, ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को खा रहा है। द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोविजंस ऑफ सेवरल आर्टिकल एक्सप्लिसिटली confer the power of judicial review on सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सही बात है, कहीं लिखा नहीं है अभी तक। ठीक है, अब ये आप याद रखिएगा, हैज नोवेयर बीन यूज्ड, ये नहीं लिखा है। द प्रोविजंस ऑफ सेवरल आर्टिकल्स एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन कई सारे आर्टिकल्स जो हैं वो ऐसे एक्सप्लिसिटली लिखते हैं, ये इनैक्टमेंट का पावर है। ठीक है, अगर आप ढूंढोगे तो इस हिसाब से तो दोनों सही लग रहा है। हिंदी वाले देख लो एक बार। तो क्या लग रहा है, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू जो है वो, उसके लिए आपको क्या लग रहा है? कहीं नहीं है। जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है। क्या ये सच लग रहा है आपको?
चलो, तो है ऐसा चीज। कई अनुच्छेदों में से एक तो सबसे बड़ा अनुच्छेद है 13। ठीक है, हिंदी वाले भी कर लो। अनुच्छेद 13 सीधा कहता है, उसका हिसाब किताब सीधा है। और इस अनुच्छेद 13 ने कितने लोगों का और कितनी राजनीतिक पार्टियों का और कितनी सरकारों का भविष्य खराब कर दिया है। कारण क्या है कि ये सीधा कहता है कि कोई भी एक्ट, कानून, विधि, व्यवस्था, सर्कुलर जो आपका वो खराब करे, फंडामेंटल राइट का हनन करे, वो नल एंड वाइड है, वो है ही नहीं, वो खत्म है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, दोनों सही है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक है स्टेटमेंट 1 और दूसरा स्टेटमेंट 2। द कल्चरल लैग एज अ स्ट्रेन दैट कोएग्जिस्ट बिटवीन two correlated part of culture that changes at the unequal rate of speed. The maladjustment is the immediate result of a strain towards consistency which exists. देखो, ये कल्चरल लैग थ्योरी होता है, इसमें स्टाइप थ्योरी के बाद में ये आपको मिल जाता है। आपको द हाइपोथेसिस ऑफ कल्चरल लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय W.F. ऑगबर्न, सोशल चेंज इन 1922 में। इनका थ्योरी था एक सोशल चेंज। तो कल्चरल लैग है, इसके बारे में आपको जानना है, क्वेश्चन दिया है। अब हम चलते हैं अगले तरफ कि ये हिंदी वाला वर्जन। चलो आ जाओ। पहले तो ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, हिंदी में देख लो, सामूहिक अंतराल व तनाव है। अब देखो, सीधा याद है, समय के साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कल्चरल लैग, पीछे रह जाओगे और उससे तनाव उत्पन्न होता है, सोशल प्रॉब्लम आएगा, एजुकेशनल सिस्टम आएगा। ठीक है, तो पहली चीज, सेकंड नंबर तो सही है। W.F. ऑगबर्न ने 1922 में अपनी किताब सोशल चेंज में दी थी। ठीक है, दूसरी बात, चलो और ऊपर बता दो। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इस केस में सही लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल सिक्योरिटी मेजर? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कोल माइन प्रोविडेंट फंड एंड बोनस। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है ना, ये आपका सोशल सिक्योरिटी मेजर नहीं है। ये डिस्प्यूट 1912 जब आज़ाद हुआ था, अब तो खैर ट्रेड यूनियंस के उतने पावर नहीं दिखते हैं, मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो ट्रेड यूनियन ना, आप देखते हो मूवीज में भी दिखाते हो, मुंबई के, गुजरात के तरह, चेन्नई के अलग अलग फैक्ट्रीज में ताला मार देते थे वो लोग। तो पहले से था, अंग्रेजों के टाइम में NM लोखंडे थे, उनके प्रयासों से ये सब चलता आ रहा है। तो मान के चलिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो सोशल सिक्योरिटी मेजर नहीं है। Gordon Allport in his trait theory has characterized trait into which of the following groups? Cardinal, central, secondary, contextual, circumstantial, covert, primary, secondary and tertiary. Cardinal, primary and secondary. बताइए जल्दी से। गॉर्डन ऑलपोर्ट का एक ट्रेट थ्योरी है। ठीक है, जल्दी से बताइए, हिंदी वाले बच्चे आ जाओ। गॉर्डन ऑलपोर्ट कितने ग्रुप्स नेम है? हिंदी वाले बच्चे देख लिए। तो पहले कार्डिनल तो याद रखो है। ठीक है, उसके बाद आता है एक सेंट्रल एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो तीन तरह के हो जाएंगे, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। और जो CH कूले हैं उनका प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप है। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जल तृप्ति, अ डिवाइस डेवलप्ड बाय सेंट्रल अरीड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, इज एप्लीकेबल फॉर। जल तृप्ति है क्या? ड्रिप इरिगेशन, प्लांटेड ट्रीज, इंक्रीजिंग इफिशियंसी of agriculture irrigation, spray irrigation of agriculture crops, generating artificial gain। रख के जाओ, ये रख दो। टॉक टू मी। हाँ उसको जो समझाना समझा। ओ ठीक है, चलिए। गॉर्डन ऑलपर्ट का जो आपने देख लिया था,
चलिए, ड्रिप इरिगेशन ऑफ प्लांटेड ट्रीज, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन, स्प्रे इरिगेशन, एग्रीकल्चर क्रॉप, जनरेटिंग आर्टिफिशियल रेन। ये गेन नहीं, रेन होगा। जल तृप्ति क्या था? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान परिषद जोधपुर द्वारा विकसित है जल तृप्ति यंत्र था ये। अब ये डिवाइस है, ये खुद ही कह रहा है। अब बताओ हिंदी वाले बच्चे आ जाओ। देखो इसमें समझ लो आप, दो पॉट रहते थे। एक पॉट में ये पौधा है ऐसा ऐसा निकल के, ठीक है, और उसके बगल में ठीक एक पौधा है और बीच में ये गैप रहता था। अर्थन पॉट होता था, इसमें पानी हमेशा रहता था। तो मान लो इस पौधे में हमने पानी डाला, वो घींच करके इधर जाता था, फिर बीच में रहता था, फिर इसमें जाता था, फिर इधर से करके ये चलता रहता था। इससे क्या होता था, लार्जर पॉट के लिए हम बनाते थे और हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये होता था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आप समझ लो, रोपित बुआई सिंचाई, कृषि सिंचाई में दक्षता, कृषि फसलों की छिड़काव, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करना। तो रोपित वृक्षों की बूंद या चुआव सिंचाई इसको कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर इरिगेशन, स्प्रे इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। तो जल तृप्ति जो था, ये इंक्रीजिंग इफिशियंसी जो था एग्रीकल्चर इरिगेशन का बढ़ाने के लिए था। इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड, इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इज एन एनुअल प्राइज गिवन बाय डैश, मोस्ट रिसेंटली हैज बैक्ड दिस अवार्ड। अब गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे को मिला फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो इंदिरा गांधी पीस अवार्ड देता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और शेख मुजीबुर रहमान को देती है। किसको देती है? गांधी भवन न्यू दिल्ली, अन्ना हजारे को दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल है ये, याद रखिएगा, है ना। इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड। ठीक है, तो पहली चीज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें शेख मुजीबुर रहमान को ये दिया गया था, जिसको गांधी पीस अवार्ड भी कहते हैं, गांधी पीस प्राइज। इंटरनेशनली ये दिया जाने लगा, मतलब भारत सरकार जैसे नोबेल प्राइज, नोबेल का शांति या प्रेसिडेंशियल मेडल देती है ना, अमेरिकन गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल मेडल, प्रेसिडेंशियल मेडल, प्रेसिडेंशियल मेडल। तो ये हो गया, 3 इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। वही आइडियल्स किस में है, हमारा देश कैसा होना चाहिए, ये डीपीएसपी बताता है। हिंदी वाले देख लो, हिंदी में है, कौन सा हमारे आदर्शों और मूल्यों का ढांचा उपलब्ध करवाता है। ढांचा, ये ढांचा। चाय पीना चाहिए कि नहीं हम लोग को? पहले उन लोगों के लिए दे दो। ओके, हम लोग भी चाय पीते हैं। चलो आ जाओ। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं। फिर है PIL स्टैंड फॉर, तो ये आपको सिलेबस में भी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब यहाँ भूल मत जाना, पीपल्स इंटरेस्ट लीग नहीं होता, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। PN भगवती जस्टिस थे, जस्टिस PN भगवती, उनका ये बहुत इसमें योगदान है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 12, 14, 16, 17। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत 17 से चला गया है। ठीक है, याद कर लीजिए, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था ना, वैसे ही याद कर लीजिए इस चीज को, बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। चलो, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी।
तो स्वामी विवेकानंद का क्या है, शिकागो लेक्चर ऑन हिंदुइज्म, सही बात है। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाए थे। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सरदार वल्लभ इंटीग्रेशन ऑफ डोमिनियंस इनटू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आज भारत जो हमारा इतना सुंदर दिखता है, भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां आप जो मौसम चाहो, जिस सीजन में चाहो आप देख सकते हो। ये भारत में लिबर्टी है। मान लो आप गर्मी में आपको बर्फ चाहिए, चले जाओ, है कश्मीर में एकदम मस्त वाला बर्फ है। आप कश्मीर में रह रहे हो, आपको समुद्र देखना है, चले जाओ साउथ में, सब भारत में ही है। बारिश देखना है, मासिनराम में रोज होता है ना बात। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या होता है वो आपको हम बता देते हैं अभी। नेक्स्ट, हु हैज पॉपुलराइज द टर्म हरिजन इन 1930। हरिजन टर्म को किसने पॉपुलराइज किया था 1930 के दशक में। हरिजन लोकप्रिय शब्द, हरिजन मतलब विष्णु के भक्त। भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पेरियार। तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। ठीक है, अब आ जाओ अगला, फिर से असर्शन एंड रीजन। इन द वर्ल्ड एज अ होल एनवायरमेंट हैज डिग्रेडेड ड्यूरिंग पास्ट सेवरल डिकेड्स। हाँ ये बात सही है, जितना पिछले 50 सालों में हमारे एनवायरमेंट दूषित हुआ है ना, उतना पिछले 50,000 सालों में नहीं हुआ था पॉल्यूटेड। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। ये भी एक रीजन है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्स खत्म होगा, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, यूरिया छीटेंगे। यूरिया छिड़कते हैं ना, छिड़क देते हैं यूरिया। देयर इज अ वेरी लार्ज इम्प्लीकेशन ऑफ द यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन, यूरिया ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड। लेकिन छीटना पड़ता भाई, खाना सभी को खिलाना है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं हम। तो ये एक एंड दो दोनों सही है। Who among the following denounced the injustice of caste system and scorned its rules of purity and pollution। और सत्यशोधक समाज का इन्होंने स्थापना भी किया था। बड़ा इजी सवाल है, आओ हिंदी वाले देख लो। किसने जाति प्रथा के अत्याचारों की तीव्र निंदा की, शुद्धता और दूषण के संबंधित इसके नियमों की अवज्ञा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? किसने की है? किसने की है सत्यशोधक समाज की स्थापना? बताइए, कोई तो किया होगा इनमें। तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले। अब आ जाओ, आदि धर्म मूवमेंट इन पंजाब। आदि धर्म आंदोलन किसने शुरू किया था? दलित मूवमेंट था, फैक्ट्री वर्कर था, ट्राइबल या वुमेन्स था? आदि धर्म मूवमेंट, ये अच्छा सवाल है। आदि धर्म आंदोलन, पंजाब का आदि धर्म आंदोलन, बताइए जल्दी से। ब्राह्मणवादी समाजों के खिलाफ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दलितों के लिए ही था ये दलित आंदोलन एक तरीके से। नेक्स्ट, दलित पैंथर्स, अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित यूथ, was formed in dash as a part of their caste assertion। दलित पैंथर ये कहां बनाया गया था? दलित पैंथर्स, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र में बना था, 1972 की कहानी है ये। ठीक है, दलित पैंथर्स, पैंथर टाइगर के लिए यूज होता है। ठीक है, दलित पैंथर ये कहा था? महाराष्ट्र 1972 में। चलिए बच्चों, अब हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 50 तक हम लोग पहुंच गए हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे इसका। अरे नहीं, इसका पार्ट 2 करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, क्या करेंगे? पार्ट 2। अब ये लास्ट क्वेश्चन 51 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एफर्ट इन एक्चुअलाइजेशन ऑफ जेंडर जस्ट सोसाइटी। उज्ज्वला, स्वधर, उस्ताद या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
इन कौन से स्कीम में सबसे ज्यादा न्यायिक लैंगिक न्याय पर आधारित समाज बना सकता है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाएंगे बेटी को बचा करके तभी जा करके वो सभी सामूहिक प्रयास सफल होंगे। मान लो कुछ उज्ज्वला दे दी, ये तो स्कीम है, बेटियां अगर शिक्षित रहे तो इन सब की नौबत ही ना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।